गुजरात और मध्य प्रदेश, जी संदीप, जैसे गुजरात मध्य प्रदेश बीजेपी के गढ़ बन गए, वैसे हरियाणा भी गढ़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वही हरियाणा मुझे याद है जब कुछ साल पहले हम बातचीत करते थे तो बीजेपी को 2 सीट 4 सीट मिल जाती थी तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। देखिए, जैसे अभी कहा गया, शाम को ये चर्चा होगी कि हरियाणा जीत पे बहुत ही एम्फोसिस रहेगा। 1-1 का स्कोर शायद शाम तक बन जाएगा। हाँ। लेकिन इस रिजल्ट का इम्पैक्ट जो आगे 2 चुनाव आने वाले हैं झारखंड और महाराष्ट्र पे ज़रूर होंगे, लेकिन हरियाणा में एक बहुत ही बड़ी सीख है, वो ये कि आप लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़िए। हरियाणा का कैंपेन बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, लोकल कैंपेन था। और झारखंड और महाराष्ट्र में आप देखिए, दोनों जगह अलायंस पॉलिटिक्स चल रहा है। दोनों जगहों पर दोनों मेजर पार्टीज नेशनल लेवल पे जो हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के अलायंसेस हैं। सो झारखंड में हो, महाराष्ट्र में हो, अलायंस पॉलिटिक्स का लोकल इम्पैक्ट जिस तरह से दोनों पार्टीज डेवलप करते हैं, उस पे इन दोनों राज्यों का नतीजा डिपेंड करेगा। अलायंस पॉलिटिक्स अगर देखें तो हरियाणा में भी जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी जो थी वो लोग साथ आए थे, काफ़ी प्रचार हुआ था, वो तमाम सीट्स दिखाई भी थी जिस तरह से, लेकिन उसका कुछ असर नहीं दिखा। क्या ये वोट अगेंस्ट जाट कंसोलिडेशन है? उस लिहाज से अगर हम जाति की उससे देखें, उस आंकलन को कैसे देखें? उसमें इससे पहले संजय जी, जो हमारी आपकी बातचीत हो रही थी कि जो हमने बीजेपी सूत्रों के हवाले से बिल्कुल पता किया था, तो उसमें यही सवाल जो आपने किया, वही सवाल मैं अपने सूत्रों से पूछा था संजय जी, संदीप जी। तो उन्होंने यही कहा था कि देखिए अभी तो ट्रेंड्स हैं, लेट इट सेटल डाउन, कि अभी आने दीजिए कि पूरा तस्वीर साफ हो जाए। लेकिन मोटे तौर पर उन्हें ये कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी सरकार वहाँ बना रही है। तो मैंने पूछा क्या कारण है कि 10 साल रहने के बाद आप सत्ता में वापसी कर रहे हैं, तो 3-4 कारण उन्होंने प्रमुख तौर से बताए। पहला तो जो मोदी फैक्टर जिसकी हमने चर्चा की कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और बढ़ी है हरियाणा की जनता के मन में, तो ये एक बड़ा कारण है। कहीं ये रिग्रेट भी लोगों के मन में था कि हमने बीजेपी को पूरी सीटें देनी चाहिए थी, हमने कम कर दी, तो वो भी एक रिग्रेट था। इस कारण भी बीजेपी को समर्थन मिला। दूसरा, लोकसभा चुनाव में जो ओबीसी वोट कुछ हद तक बीजेपी के हाथ से फिसला था, वो वोट वापस आया है पार्टी के पास, क्योंकि नायब सिंह सैनी जो कि ओबीसी सीएम पार्टी के, दलित वोट जो कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के पास चला गया था, वो भी बीजेपी के पाले में आया इस विधानसभा चुनाव में। ये बात भी उनकी ओर से कही गई है। तो ये 2-3 बड़ी बातें कि कास्ट फैक्टर किस तरह से बीजेपी ने साधा है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कास्ट को लेकर के जो फोकस किया पार्टी ने, ये उसका परिणाम है। इसके चलते आज दिख रहा है कि हरियाणा में बीजेपी सत्ता में आ रही है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने बताई। इसी को जो दलित फैक्टर की बात लेकर अशोक तंवर जो थे, दोपहर तक प्रचार कर रहे थे वो बीजेपी के लिए, और 2 घंटे बाद वो कांग्रेस में आ गए। तो उन्होंने फायदा कर दिया बीजेपी का, फिर वो कांग्रेस में आए। आप दोनों लोगों ने बड़ी अच्छी बात ही कही और 2 धाराओं की बात करी। अखिलेश की बात से 100% सहमत, आपकी बात से 100% सहमत। अशोक तंवर से ज़्यादा रिग्रेट इस मोमेंट पे कोई दुनिया में शायद नहीं कर रहा होगा कि आप उन्हें लग रहा था। और कई बार मैंने देखा है कि राजनीतिक लोग हवा को गलत पकड़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश में हमने देखा, ये यहाँ पे अशोक तंवर के केस में दिख रहा है। जो आप कंसोलिडेशन और नॉन जाट कंसोलिडेशन की बात कह रहे थे, एक बात अखिलेश जो कह रहे थे, बहुत सारे लोगों को ये रियलाइजेशन है कि या तो वो घर बैठ गए या चुनाव में तमाम कारणों से मोदी सरकार के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ जाकर के उन्होंने या तो वोट डाला या घर बैठ गए या दूसरे को उदासीनता, मतलब इस तरह का एक माहौल हुआ, कई जगह हुआ है। तो उसके बाद एक चुनौती के, और कई बार एक बार आप वोट अगेंस्ट हो जाता है तो एंगर होता है और छोटा सा रिग्रेट होता है, वो फोर्सेस कंबाइन हुई। कृष्णपाल गुर्जर जी जो एक बात कह रहे थे, जो अब दलित फैक्टर की बात कह रही हैं, कि एक बात से कहीं वो वर्ड टू माउथ वो प्रभावित हुए थे कि बाबा साहब संविधान बदल जाएगा, आरक्षण छीन लेगा, ये होगा, 400 क्यों मांग रहे हैं। शायद वो कैंपेन गलत हो गया। अब की बार 313 पार होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल वो अलग एक विषय है। इसी सोच में एक तरफ कांग्रेस इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई कि कुमारी शैलजा को आप बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, और दूसरी तरफ मतलब जेजेपी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद जो मतलब यूपी में फेल कर जाते हैं, उनको आप लॉन्च करते हैं हरियाणा में। जनता ने उसको भी नकार दिया। अब सामने बचती है 2 पार्टियां, जहां ये किसान आंदोलन के समय से मुद्दा क्या था, पंचकुला से आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको रोक लिया। पूरे हरियाणा से किसी ने तो नहीं रोका दिल्ली में आने को। हरियाणा में कहीं किसान आंदोलन का ये जो मतलब अभी वाला जो 2.0 चलाने की कोशिश हुई थी पंजाब से, उसमें तो नहीं आए।
किसान आंदोलन में मेजॉरिटी जो थी या बहुतायत करके जो लीड कर रहे थे, या तो बिचौलिए थे और या मतलब एक ही कास्ट के लोग थे। दूसरा है कि पहलवानों वाले इशू में कई चीज़ वो ड्रैग हो गई और बहुत सारे पहलवान जिनको मौका नहीं मिला वो एक ही कम्युनिटी के हैं या एक कम्युनिटी के बाहर के हैं, वो भी एक इशू है। किसान पहलवान, इस पर क्या हुआ, इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। मुझे बताया कि ओनिका मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। ओनिका जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही समझना चाहेंगे कि अभी विश्लेषण शुरू हो गया है या अभी भी परिणामों का इंतजार है? नहीं, अभी भी इंतज़ार है, बिकॉज देखिए काउंटिंग तो 11 राउंड तक हो चुकी है जो हमें खबर मिली है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो अपडेट ही नहीं कर रहे। और अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जब हम ग्राउंड में थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो बहुत रोष था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब जनता जनार्दन है, अब देखते हैं आखिर में किस करवट उठ बैठता है, वो देखने की बात है। तो ऊट तो लग रहा है कि उधर बीजेपी की तरफ बैठ रहा है, तो इसका क्या कारण मान रहे? जो यहाँ चर्चा हो रही थी कि शैलजा जी को जिस तरह से किनारे किया गया कैंपेन में, उसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, ऊट इसलिए उधर चला गया। देखिए, बीजेपी की शुरू से आदत है गुटबाजी की बात छेड़ना, वो अपना घर तो देखती नहीं है। अब उनका एक टिपिकल चाल चरित्र चेहरा है, लेकिन बहरहाल अभी एग्जैक्ट और भी हम इंतज़ार है आने का, बिकॉज जैसे मैंने कहा सर कि ग्राउंड में जो रोष था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो बहुत ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेडली एंटी वेव चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब वो वोटों में क्यों नहीं तब्दील हुई, वो डेफिनेटली विचार करने का है, और हम ज़रूर करेंगे। बिकॉज जहाँ एक स्टेट जो पीड़ित था हर समस्याओं से, चाहे वो रोजगार हो, चाहे अग्निवीर हो, किसान की बात हम करें, पहलवानों की बात करें, जहाँ इतना तकलीफें थी लोगों के बीच, और उसके बावजूद अगर हम कन्विंस नहीं कर पाए या हम उस तक नहीं पहुंच पाए, जाहिर सी बात हम सोचेंगे इस पे। बिल्कुल ओनिका जी, आंकलन करेंगे कि कांग्रेस को क्या क्या अब आगे और राज्यों में जब चुनाव होंगे उस पर ध्यान रखना होगा। के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बधाई शर्मा जी, हरियाणा के संदर्भ में आप लोगों को जो हरियाणा में रुझान सामने आ रहे हैं, अगर रुझानों के ऊपर कहें बात, तो जो कदम उठाए बीजेपी ने आखिरी 6 महीनों में, उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है पार्टी को? नहीं, देखिए, मैं वहाँ चुनाव में लगभग 1.25 महीने रहा हूँ और रोहतक ही मेरा केंद्र था, और अखिलेश जी भी काफ़ी सीनियर परिचित हैं मुझे जानते हैं मेरे काम करने का तरीका। तो मैं जो वहाँ अनुभव किया वो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या वहाँ स्थिति थी। अभी देखिए, एक परसेप्शन बनाया गया था, और ये झूठ और भ्रम की राजनीति करने में जिस ढंग से कांग्रेस माहिर है, वही एक भ्रम की राजनीति वहाँ करने की कोशिश की गई थी। ये किसान पहलवान, ये वो दुनिया भर का जो है झूठा प्रचार करके एक माहौल बनाया, लेकिन वास्तविक रूप से जो ज़मीन था वो कुछ अलग था। और मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ, मैं पहले दिन से, मैं जब दिल्ली भी एक आध बार आता था तो सेंट्रल मीडिया से बैठ के मैं बात करके कहता था कि आप लोग एक बार आइए और ज़मीन को वहाँ देखिए, ज़मीन कुछ अलग है, ज़मीन ऐसा नहीं है। वहाँ डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र की मोदी जी की सरकार है, जो वहाँ राज्य की सरकार है, उसने जितने डेवलपमेंट के काम किए, यदि मैं एक आंकड़ा कहूँ, आप रिसर्च करा के इसे निकालिएगा, पिछले 10 साल के अंदर में एक एक गांव के अंदर लगभग 5 करोड़ रुपए यदि एवरेज खर्च हुए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां शौचालय नहीं है हरियाणा में, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां अप्रोच रोड नहीं है, जहां पर लोगों के घरों में गैस चूल्हा नहीं है। जिस ढंग से वहां पर बिना पर्ची बिना खर्ची 1,43,000 रोजगार वहां पर नौकरियां दी गई, और जो कांग्रेस के समय में मात्र 83,000 थी, वो भी पर्ची और खर्ची से। और इस चुनाव में तो इनके प्रत्याशी खुलेआम कह रहे थे कि हम पर्ची और खर्ची के आधार पे पहले रिश्तेदारों को नौकरी देंगे। चाहे शमशेर सिंह का बयान हो आसंद में, जहां पहले राहुल गांधी गए थे सबसे पहला प्रचार करने, उसके पीठ ठोक रहे थे, उसने खुलेआम कहा कि पहले रिश्तेदारों को नौकरी दूंगा, मैं अपना घर भरूंगा। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो वायरल है, सब कुछ लोगों ने नीरज कहा शर्मा है, का हाँ, वीडियो देख लीजिए आप, मुद्दा तमाम प्रत्याशी खुलेआम भ्रष्टाचार की बात, खुलेआम जो है किसानों के जमीन को लूटने की बात, ये स्थिति वहां पर बनी हुई है। और यहाँ पर बैठ के एक भ्रम की राजनीति बनाना कि ये है वो है अग्निवीर है, अरे साहब, आप जमीन पे नहीं हैं,
आप केवल गालियां बक सकते हैं, आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो है वो उनके मरने की कामना कर सकते हैं, आप भगवान राम के जो रामलला का उद्घाटन हुआ उसको नाच शर्मा जी नाच गाना कह सकते हैं, बिल्कुल आपको ये कह के लोगों को आप चिढ़ा सकते हैं, नहीं, लेकिन जनता में